नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वीएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य वीएस एजुकेशन के द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो एमपीपीएससी प्री 2022 को लेकर के है, जो आगामी 17 दिसंबर को होना है आपका। और आपको पता है कि ये टेस्ट सीरीज जो है लगभग मध्य प्रदेश के 15 से अधिक शहरों में आयोजित की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के ऐसे शहर जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, जैसे कि जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, मंदसौर है, सिवनी है, बालाघाट है। ऐसे उन चुनिंदा शहरों को चुना गया है जहां पर आसपास के जिलों के बच्चों की भी अप्रोच इजीली हो सके और वो बच्चे भी इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सके। पहली दूसरी बात, यदि इस टेस्ट पेपर की क्वालिटी की मैं बात करूं तो ये टेस्ट पेपर मध्य प्रदेश पीएससी में ऑलरेडी सेलेक्टेड जो अधिकारी हैं उनके अनुभव को ध्यान में रख करके उनके द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस टेस्ट जो हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे और आगामी जितने भी टेस्ट प्री तक होंगे आप उनका भी लाभ उठा सकते हो। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के साथ एक और फैसिलिटी आपको ये मिलती है कि आपको प्रॉपर और डिटेल्ड टेस्ट पेपर का डिस्कशन मिलता है। आज हम इसी टेस्ट सीरीज के जो यूनिट 9 का टेस्ट पेपर आपका हुआ था, उसी 9th यूनिट के टेस्ट पेपर का डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। और आईसीटी आपको पता है टॉपिक यूनिट 9 का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उससे जुड़ी या उस क्वेश्चन में जितनी भी उसके इर्द गिर्द या आसपास की जितनी भी बातें होंगी हम सब पे चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक यदि नहीं लिया है तो आप बिल्कुल जुड़िए और कीजिए और अंत तक बने रहिएगा। आज हम टेस्ट पेपर यूनिट 9 के 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले विद डिटेल में। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूनिट 9 के टेस्ट पेपर पे, है ना, ध्यान रखेंगे ये बात। चलिए तो देखते हैं क्या क्या चीजें थी टेस्ट में। टेस्ट पेपर में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा ऐसा आयाम है जो व्यापार के लिए सक्षम है। मतलब विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स एनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मतलब एक ई कॉमर्स का ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंट्री के बाहर भी उसका एक्सपांड करता है, उसका एडवर्टीजमेंट करता है या उसको बहुत ज़्यादा रीच मिलता है, ये हमको कहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए देखोगे तो क्या आपको ई कॉमर्स में समृद्धि, रिचनेस से ऐसा मिल पाएगा क्या? नहीं सर। क्या इंटरएक्टिविटी से ऐसा मिल जाएगा क्या? नहीं सर। यदि आपकी ग्लोबल रीच है, बिल्कुल सही उत्तर यही है, क्या है? ग्लोबल रीच। आपका ग्लोबल रीच बहुत अच्छी है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स में उसको एक्सपांड कर सकते हो अपनी कंपनी को और उसका फायदा उठा सकते हो। सही उत्तर क्या है? ई कॉमर्स का ग्लोबल रीच है। और आप अच्छे से जानते हो यदि फ्लिपकार्ट सिर्फ मध्य प्रदेश में यदि प्रोडक्ट बेचते तो उसका क्या ही मतलब रहेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। और आपको पता है ई कॉमर्स का काम ही ये है। वैसे जैसे अमेजन, अब अमेजन है अमेरिका की कंपनी या कहीं बाहर की कंपनी है, लेकिन आज इंडिया में भी हम अमेजन से काम कर सकते हैं, है ना। तो ई कॉमर्स की यदि मैं बात करूं तो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हम बहुत सारी कंपनियों के माध्यम से हम बात करें, यदि खरीदार, है ना, खरीदार के अलावा जो व्यापारी हैं, इन ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद और बिक्री कर सकते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, तो और ये सब चीजें करने के लिए ग्लोबल रीच की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। तो ये उत्तर यहाँ पे सही बैठ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जिस मॉडल में उपभोक्ता अपने अनुसार कीमत को निर्धारित करता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें उपभोक्ता अपनी कीमत खुद से निर्धारित करता है, उस मॉडल को, ई कॉमर्स के उस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? मतलब या तो निर्धारित करे या उसे वो पैसा नहीं चाहिए, उतने में नहीं चाहिए तो स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। ऐसे ई कॉमर्स के मॉडल को क्या कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है यहां पर C2B। क्या है? C2B, कंज्यूमर टू बायर। ठीक है, कंज्यूमर टू बायर, ये अपने को याद रखना। सही ऑप्शन क्या होगा? C2B। आपको पता है जो चीज मेन होती है वो सामने रखी जाती है, कंज्यूमर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आपने इसका नाम सुना होगा आई स्टॉक का। इसका नाम सुना होगा आई स्टॉक। एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इमेजेस, बहुत सारी कंट्री की आप चीजें डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पे करना होता है। मतलब यहां पर तय कौन करता है? आपका
कस्टमर तय करता है, कंज्यूमर तय करता है, जिसने उसको बनाया है वो तय करता है कि भाई साहब आपको कितने में बेचना है, आप यदि खरीदना हो तो खरीद सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं, और भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर कंज्यूमर तय करता है कि नेगोशिएशन जो कहते हैं ना, कि कस्टमर बायर के साथ में, सॉरी कस्टमर कहना चाहिए अपने जो बिजनेसमैन है उसके साथ में नेगोशिएशन करता है। ये कस्टमर टू बिजनेसमैन करेंगे, बायर नहीं बेटा इसको। हाँ, मैं बायर लिख गया। कस्टमर टू कंज्यूमर टू बिजनेस के बीच में अपन होता है, तो बिजनेसमैन से जो भी वो अपना नेगोशिएशन कर रहा होगा वह कस्टमर प्रधान होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, C2B, क्योंकि प्रश्न ने पूछा है जहां उपभोक्ता या कंज्यूमर अपने अनुसार कीमत को निर्धारित करता है और व्यवसाय को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो यह कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, इसलिए C2B जाएगा। क्लियर है बात? वही मैं बात करूं B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस को थोड़ा सा ऐसे समझें कि एक कपड़ा कंपनी है, मतलब कपड़ा कंपनी जो थोक में कपड़े बनाती है, लेकिन एक शॉप है वो उससे ऑनलाइन में रिटेल में खरीद लेती है, उसके बाद वो कस्टमर को बेचती है। तो बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन से छोटे बिजनेसमैन के बीच जो ट्रांजिशन होता है, जो ऑनलाइन वस्तु और सेवाओं का जो ट्रांसमिशन होता है, जो खरीदारी होती है, वो B2B के अंतर्गत आती है। ये सब ई-कॉमर्स के मॉडल होते हैं। वही मैं बात करूं B2C के बारे में, तो B2C के बारे में बात करूं, जैसे फ्लिपकार्ट है। क्या है? फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट के बाद अमेजन है ना? ये जो प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये क्या है? B2C के फॉर्मेट है कि यहाँ बायर होता है और बायर के थ्रू हम खरीदते हैं। और फ्लिपकार्ट और जो अमेजन है ये मीडिएटर हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, जिसमें खरीदार क्या करता है, ये दुकानदार से चीजें खरीद पाता है। बड़े सिंपल से वे में आपको इसको समझना है। इसके अलावा मैं बात करूं C2C। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलता है तो OLX। सबने यूज किया होगा ईबे, ये सबने यूज किया होगा ईबे और OLX, कि आप अपना सामान यदि किसी और व्यक्ति को बेचना चाहते हो तो, और यदि देखो आप भी खुद कंज्यूमर हो, आपने पहले खरीदा, उसका उपभोग किया, वो चीज सेकंड हैंड हो गई, आपने दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहा, तो कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में हुआ ये, एक उपभोक्ता ने दूसरे उपभोक्ता को वस्तु को बेच दिया। तो ये C2C का एग्जाम्पल हुआ। और OLX में आपको यही होता है। OLX में कोई दुकानदार सामान नहीं बेचता है, हाँ भले उसका मिसयूज अलग से किया जा रहा है, बात अलग है, बोला जाता है कि सब घर का, लेकिन जब आप बात करो तो वहाँ दुकान देखने को मिलती है, वो एक अलग बात है, वो अपवाद के तौर पर देखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बाय बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जहां हम अपनी कीमतों को तय करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, वहां हम प्रधान होंगे, दैट इज कॉल्ड C2B। और हम किससे नेगोशिएट कर रहे होंगे? बिजनेस से, बिजनेसमैन से। ठीक है, तो कंज्यूमर टू बिजनेसमैन, ये अपने को याद रखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण। क्या नीलामी या फिर गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार किसका उदाहरण माना जाता है? अब ऑक्शन एंड डायनामिक जो प्राइसिंग है मार्केट, वो किसका एग्जांपल है? तो ऑक्शन और डायनामिक, ये दोनों की बात कर रहा है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं तो बिजनेस टू बिजनेस और साथ में कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी। ये कंज्यूमर टू बिजनेस नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमतों को तय नहीं करता है। क्लियर है बात? तो बिजनेस टू बिजनेस में बात करूं या कंज्यूमर टू कंज्यूमर में बात करूं, ये दोनों की दोनों ही जो है किसी भी चीज की नीलामी या उसकी डायनामिक मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण माने जाते हैं। बायर से बायर मूल्य का निर्धारण करता है कि भाई मान के चलो आपने थोक में खरीदा इसको 50 रुपए में, आप 100 रुपए रख के 80 MRP पे बेच दो। ये दो बायर्स के बीच का डिसीजन हुआ। ठीक है, कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में भी सेम डिसीजन ऐसा ही होता है कि वो नेगोशिएट करने के लिए किसी एक कहना चाहिए, सपोज आपने OLX से मोबाइल खरीदा सेकेंड हैंड, 20,000 रुपए उसका MRP है, लेकिन उसमें नेगोशिएशन होता है ना, तो बस वही चीज है कि उसकी नीलामी आप करते हो अपनी वस्तु की, जिसमें नेगोशिएशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए C2C भी इसका एग्जांपल हो जाएगा और B2B भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा D, A और C दोनों ही इसके उत्तर माने जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनना, ई-कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऐसे सिक्योरिटी पर्पस यूज किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है व्हेन यू यूज ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? आप ई-कॉमर्स में कोई भी गतिविधि कर रहे हो तो सिक्योरिटी के पर्पस से क्या यूज किया जाता है, यदि ये प्रश्न है तो ईमेल। तो ईमेल तो मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए होता है, इसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है ना। फाइल भी सिक्योरिटी से लेने देना नहीं है,
इंटरनेट तो माध्यम है, तो सिक्योरिटी नहीं। डिजिटल सिग्नेचर यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। आप बहुत आसानी से ऑप्शन छाट सकते थे। डिजिटल सिग्नेचर, ध्यान से समझेंगे क्या बात कर रहा हूं मैं। डिजिटल सिग्नेचर है ना, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे बेटा। क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, इस पे भी चर्चा करना है। तो एक मैथमेटिकल स्कीम है, मैथमेटिकल स्कीम होती है ये, जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, चीजों को डिकोड करते हो, इनक्रिप्ट करते हो, है ना। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यदि इनक्रिप्टेशन की बात करूं मैं, तो आप कोई भी मैसेज, कोई भी डॉक्यूमेंट या आपके खुद के सिग्नेचर को आप क्या कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो, ताकि आप जो है डिजिटल सिग्नेचर में ऑथेंटिकेशन के समय, मिट जाओ भाई, ऑथेंटिकेशन के समय या हम इसके सत्यापन की बात कर रहे हो, तो सत्यापन के समय आपका कोई या आपके डेटा का कोई मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। तो इस समय आपके लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कोडिंग इसमें यूज होती है। ध्यान रखना कि इसमें डिजिटल सिग्नेचर में, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर है बात। और डिजिटल सिग्नेचर को यूज कौन करता है, यदि ये पूछा जाए तो आपको पता है ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, है ना। ई कॉमर्स में, ई गवर्नेंस में सबसे ज्यादा यूज होता है किसका, ये डिजिटल सिग्नेचर का। सपोज एग्जांपल के तौर पर कि मान के चलो मुझे सरकार का कोई काम अपने अंदर लेना है, मुझको उसे ठेका लेना है, उसके लिए टेंडर निकलते हैं। अब आपको पता है टेंडर अब ऑनलाइन माध्यम से भर दिए जाते हैं ना। टेंडर कैसे भर दिए जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेंडर भरे जाते हैं। टेंडर का रेट तय होता है, सब कुछ होता है, लेकिन टेंडर में जो मालिक है उस मालिक का ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। साथ में उसके जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट का जो लीगल है या नहीं, वो डॉक्यूमेंट एक तरीके से ओरिजिनल माने जाते हैं। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें स्टोर की जाती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये अपने आप इनक्रिप्टेड होता है, कोई इसको और यूज नहीं कर सकता जब तक उसके पास लीगल आईडी पासवर्ड का एक्सेस ना हो। क्लियर है बात। तो ये एक विश्वसनीयता को बढ़ाता है ई कॉमर्स या फिर आपकी ई गवर्नेंस जैसे कामों में। क्लियर है बात, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ऐसी सुविधा, क्या ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं जो वह खरीदना चाहते हैं उनको ऑनलाइन खरीदने और उन वस्तुओं के भौतिक स्टोर दुकान से ले जाने की अनुमति देता है, ताकि वे ई कॉमर्स सुविधा का भौतिक और खुदरा दुकानों के लाभ से पा सके। देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक इस प्रश्न के आधार पर मैं आपको बता दूं कि क्लिक एंड सेंड नहीं होता है, क्लिक एंड परचेज पे नहीं होता है, क्लिक एंड रिजर्व नहीं होता है, क्लिक एंड कलेक्ट। क्या है, क्लिक एंड कलेक्ट। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझोगे तो ये समझो, आप में से सभी बच्चे ने इसका नाम सुना होगा, डी मार्ट का, ठीक है, या रिलायंस का। डीमार्ट या रिलायंस का नाम तो सभी ने सुना होगा, सभी ने से खरीदारी भी करी होगी। इनके आपने देखा होगा फिजिकली आउटलेट भी होते हैं और साथ में इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होता है। आप मान के चलो आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया, तो आप चाहो तो आपने क्लिक करके क्या कर लिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब आप चाहते हो कि उस सामान को सामने वाला ना भी भेजे तो आप खुद कलेक्ट कर सको, तो जगह जगह कॉलोनीज पर इनके कलेक्शन स्टोर्स होते हैं, जहां से आप डेटा को या अपने सामान को क्या कर सकते हो, जो भी आपने खरीदा उसको कलेक्ट कर सकते हो। एक बड़ा सिंपल सा वे है। तो क्लिक एंड कलेक्ट, आपने क्लिक करके ऑर्डर किया, उसके बाद आपने खुद ने जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्टोर है वहां से अपने प्रोडक्ट को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी अपने को ध्यान रखने वाली है। तो समझ में आएगी वही बात। प्रश्न ने बोला क्या था, जो आप खरीदना चाहते हैं आप उनको ऑनलाइन खरीदते हैं और उन वस्तुओं का भौतिक स्टोर से ले जाने की अनुमति देती है। तो क्लिक एंड कलेक्ट, एक आपने ऑर्डर किया, एक आपने कलेक्ट किया, ये याद रखेंगे। क्लियर है बात। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे मैं बात करूं, अगला प्रश्न आपके पास कहता है, नीचे दिए गए कथन में कथन ए के रूप में एक चीज दी है और आर उसके कारण को निरूपित करता है। आपको बताना है कौन सा कथन और उसका कारण क्या सत्य है या असत्य है, जो भी बात है। पहले देखते हैं कथन क्या है। कथन कहता है, ई कॉमर्स कंपनियों को हितधारकों की बेहतर सेवा के लिए
व्यक्तिगत डेटा की आवश्यकता होती है, नो डाउट, सही बात है। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको खरीदारी करने के लिए या उनको जो भी उनके कस्टमर हैं उनके कस्टमर को बेहतर सेवा देने के लिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी चाहिए होती है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, होती है आवश्यकता। भाई जब तक आप अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना ये सब नहीं डालोगे तब तक वो आपको चीज़ें कैसे बता पाएगा। भाई आप फ्लिपकार्ट में अपना यदि फीमेल मेल आप अपने पर्सनल डेटा को जब आप करते हो सेलेक्ट तो आपको उसी आधार पर चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसी आधार पर चीज़ें दिखाई, अब जैसे मैं मान के चलो मैं वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ और मुझे गर्ल्स के जीन्स, गर्ल्स के कपड़े दिखाई दे रहे, तो क्या ही मतलब रहेगा, मैं क्यों सर्च करना चाहूँगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने उसमें आईडी बनाता हूँ और आईडी में मैं मेल कैटेगरी लिखता हूँ, एज मेरा डेट ऑफ बर्थ डलता है, तो मुझे फिर सबसे पहले मेरी एज और मेरे जेंडर के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाई देते हैं जो मेरी नीड के लिए जरूरत है। तो ये एक तरीके से ई कॉमर्स कंपनी द्वारा कस्टमर को बेहतर सुविधा के लिए किया जाता है। तो व्यक्तिगत डेटा तो चाहिए, नो डाउट, पहली बात। दूसरी चीज, इस प्रक्रिया में गोपनीयता का समझौता हो सकता है। इस अभिकथन के तहत पर यह कारण कह पाना पूर्णतः सत्य नहीं माना जाएगा। पूर्णतः सत्य नहीं भाई, देखो गोपनीयता का खतरा तो हर जगह है, नो डाउट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमेशा होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ जगह मिसयूज हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। हमेशा नहीं होने के लिए पूर्णतः ये कथन का जो निष्कर्ष है ये सत्य नहीं माना जाएगा। इसीलिए ऑप्शन जो है आपका सिर्फ ए और दो दोनों सही बैठेंगे लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि ए और आर दोनों तो सत्य हैं, नो डाउट, लेकिन ए के पीछे आर कारण है, ये सत्य नहीं है, कि वो आपकी गोपनीयता को चाहते हैं और आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, इसीलिए वो डेटा को कलेक्ट करा रहे हैं या व्यक्तिगत डेटा मांगते हैं, ये इसका निष्कर्ष सही नहीं बैठता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बात, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या करता है, ये गलत बात है, ठीक। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैरियर और व्यावसायिक पेशेवर के लिए, जो कैरियर है, जो कैरियर बनाना चाहता है और जो बिजनेस करना चाहता है, ऐसे पेशेवरों के लिए नेटवर्क और संभावित ग्राहकों और खरीदारों के साथ संबंध बनाने और संसाधन और समर्थन प्राप्त करने के लिए एक मूल्य वाला संसाधन कौन सा है, जहां पर आपको कैरियर गाइडेंस मिल सके, जहां आप जॉब ओरिएंटेड काम कर सको। सिंपल सी बात है, आपको जॉब चाहिए, आप अपना सीवी इस वेबसाइट में अपलोड कर दो। यदि किसी को कस्टमर की या किसी को एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, वो वहां से जॉब सर्च करेगा और नीडी पीपल के पास जाके कॉल कर लेगा और उसको बुला लेगा, इंटरव्यू ले लेगा, सारी काम है। तो एक जिसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए और एक जो एम्प्लॉय बनना चाहता है, ये दोनों के बीच जो इंटरकनेक्शन वाला प्लेटफॉर्म है, ऐसी जो संबंध देता है। फेसबुक तो नहीं करता है तो दोस्तों के लिए, ट्विटर तो लोग क्या कहते हैं उसको सुनने के लिए, इंस्टाग्राम भी नहीं है, ले है लिंक्डइन। क्या है? लिंक्डइन है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्या है? लिंक्डइन है, ये अपने को भूलना नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। और लिंक्डइन की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, 2003 में लिंक्डइन बनी थी, एक अमेरिकी कंपनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसी कंपनी? एक अमेरिकी कंपनी है और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो व्यापार, और प्रश्न ने बता ही दिया, व्यापार और रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट, कैरियर और बिजनेस ओरिएंटेड ये एक प्लेटफॉर्म है। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट्सएप के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए, क्या प्यारा प्रश्न दिया है, एक ऐसा प्रश्न जिसके प्लेटफॉर्म में से सुबह से लेकर रात तक आपका आना जाना या आपका उसके साथ इंटरेक्शन होता ही रहता है, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप कहता है कि आप, इट अलाउड सेंडिंग वॉइस मैसेजेस एंड पिक्चर्स, यस इट इज राइट। इट कैन बी यूज टू मेक अ ऑडियो कॉल्स, बिल्कुल आप व्हाट्सएप में ऑडियो कॉल कर सकते हो। इट इज अ फ्री टू डाउनलोड मैसेंजर ऐप टू द स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन पे इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो ना गूगल प्ले स्टोर से। तो ये सही बात है, ये तीनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। अच्छा, ये फेसबुक के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है? नहीं, अच्छी तरह से एकीकृत नहीं है भाई साहब, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। क्लियर हो गई बात? यहां से चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना, फेसबुक, देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों नो डाउट किसके हैं? फेसबुक के ही हैं, मेटावर्स के हैं ना, जो अपने को ये पता है। मेटावर्स जो है अपना, है ना, उसका ध्यान रखना, उसी के पार्ट है। लेकिन आप फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम में जा सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू फेसबुक में जा सकते हो, लेकिन ये दोनों के थ्रू व्हाट्सएप में एक्सेस नहीं कर सकते हो। व्हाट्सएप अपने आप में अलग है, यूनिक है, ये चीज अपने को पता रखनी है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक
एक ब्लॉग क्या होता है? क्या होता है ब्लॉग? इसको वी ब्लॉग बोलते हैं, इसको वीडियो लॉग भी कहा जाता है, और साथ में क्या बोला जाता है? वीडियो ब्लॉग। तो ब्लॉग भी सही है और लॉग भी सही है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है कोई भी जानकारी आजकल शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉग कहते हैं। कोई भी जानकारी वीडियो के माध्यम से अपलोड करना वी ब्लॉग कहलाता है, ठीक। तो वी लॉग या वी ब्लॉग दोनों ही उत्तर सही बैठेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फ्लीट्स नाम के अपने फीचर को बंद कर दिया है? तो फ्लीट्स किसका फीचर था? थोड़ा सा यहाँ पे जानने की बात है। तो फेसबुक ने नहीं, इंस्टाग्राम ने नहीं, ट्विटर, बिल्कुल सही बात है, ट्विटर ने 2020 में फ्लीट FLEET के नाम से एक फीचर शुरू किया था ट्विटर में, फ्लीट। अब फ्लीट का मतलब ये था कि जैसे आप कहना चाहिए इंस्टाग्राम में, आप फेसबुक में, आप व्हाट्सएप में छोटी छोटी स्टोरीज डाल सकते हो ना, ऐसे ही स्टोरी डालने का फॉर्मेट के लिए फ्लीट को यूज किया था किसने? ट्विटर ने। और ट्विटर का ये जो फ्लीट था, जो भी चीज आप अपने स्टोरी के फॉर्म में, जो भी स्टोरी आप इसमें अपलोड करते थे, वो 24 घंटे बाद, कितने? 24 घंटे बाद स्वतः ही डिलीट हो जाती थी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 2020 में शुरू किया था, लेकिन ये ट्विटर के कंडीशन में सही नहीं बैठा, तो 2021 में इसे वापस बंद कर दिया गया, ठीक है। 2021 में वापस बंद कर दिया गया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। यही थोड़ी सी बात मैं ट्विटर को लेकर के और करूं, तो ट्विटर के जो संस्थापक हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैक डोरसी साहब जो है वो ट्विटर के संस्थापक रहे हैं, प्लस और भी इनके मेंबर्स रहे हैं। याद ध्यान रखना, चर्चा का विषय 2022 में ट्विटर को 44 बिलियन में, $44 बिलियन में किसने खरीदा? एलन मस्क ने खरीद लिया, है ना। और एलन मस्क ने इसको खरीदने के बाद इसका नाम क्या कर दिया है? तो एक्स कर दिया है। ध्यान रखेंगे ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स है, ये भूलना नहीं। क्लियर? तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। 2022 में इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। $44 बिलियन की ये सबसे बड़ी डील थी जिसको एलन मस्क ने खरीदा था, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, जिनका खुद का स्पेस एक्स एक ऑलरेडी अंतरिक्ष का मिशन है ना। ये सारी बातें अपने को पता रखनी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा, ठीक। यदि ट्विटर की मैं बात करूं कि ट्विटर आया कब था, तो ट्विटर जो है सन 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, अपने को यह भी ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए तो अगले प्रश्न पे जंप करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन से वेब ब्राउजर के कार्य नहीं है? ध्यान से समझेंगे। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन आपका फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं क्रोम, ठीक, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। ये जो है ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर मतलब एक ऐसा जो उपभोक्ता को या कस्टमर को या व्यक्ति को इंटरनेट पर या इंटरनेट तक पहुंच बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक सुविधा उपलब्ध कराता है। और इसी के अंदर बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल अपने आप में एक सर्च इंजन है, MSN है, याहू है, ये सर्च इंजन, जिसके अंतर्गत हम चीज़ों को सर्च करके जो भी हमारी वांछनीय जानकारी है हम उसको पा लेते हैं, ठीक। तो यही बात करता है कि कौन सा कार्य है वेब ब्राउजर का? HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का प्रतिपादन करना, बिल्कुल सही बात है। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग शीट स्टाइल और जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। तो बिल्कुल वेब ब्राउजर के कार्य में तो आ जाएगा। सर्वर साइड डेटाबेस संचालन निष्पादित करना, क्या? सर्वर साइड डेटाबेस। अब सर्वर साइड नहीं साहब, यदि हम वेब ब्राउजर की बात करें तो इसमें सर्वर का कोई रोल नहीं है, ये क्लाइंट का रोल होता है। किसका रोल होता है? क्लाइंट का रोल होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लाइंट बेस्ड होता है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उपयोगकर्ताओं को वेब सामग्री के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर सी कहां है? ये क्या कहता है? ए और सी ये दोनों सही हैं, ठीक है। क्या सही है? ए और सी दोनों सही है। बी इसमें सही नहीं है, ये सर्वर बेस्ड नहीं है, ये क्लाइंट बेस्ड होता है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चले। कंप्यूटर का कौन सा घटक हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे डेटा भंडारण उपकरणों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? फिर से बोल रहे हैं, HDD,
हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, ये सब आपके लिए सुने हुए वर्ड होंगे। एसएसडी, हार्ड डिस्क, जब भी आप लैपटॉप परचेस करते हो, कंप्यूटर परचेस करते हो, तो आप हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में ही बात करते हो ना। तो ये दोनों क्या है, ये भंडारण उपकरणों में प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कौन इसके लिए, इन दोनों के भंडारण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है? तो रैम बिल्कुल नहीं, सीपीयू बिल्कुल नहीं, जीपीयू बिल्कुल नहीं। एचडीडी कंट्रोलर या हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर जो होता है ना, वो इसको कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, एसएसडी को भी और हार्ड डिस्क ड्राइव को भी। नाम से ही समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वेब पेज की डाउनलोडिंग स्पीड को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? इंटरनेट पे डाउनलोडिंग की स्पीड को प्रभावित करेगा कौन सा कारक ऐसा है? तो द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द सर्वर कंप्यूटर दैट स्टोर्स द वेब पेज, मतलब सर्वर कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति जो वेब पेज भंडारित करती है। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। वेब पेज में हाइपरलिंक की संख्या, हाइपरलिंक बहुत ज्यादा हो जाए इससे डाउनलोडिंग स्पीड कम हो जाए, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ जिसका उपयोग वेब पेज तक पहुंचने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट की स्पीड या डाउनलोडिंग की स्पीड डिपेंड करती है इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ पे। जैसा आपने देखा होगा, जब आप कोई कंपनी से कनेक्शन लेते हो, आइडिया का, वोडाफोन का, जो भी इंटरनेट प्रदाता कंपनी है, आप उससे लेते हो, तो आप पूछते हो कि सर स्पीड कितनी मिलेगी। कोई बोलता है 40 Mbps की मिलेगी साहब, कोई बोलता है 100 Mbps की मिलेगी। दैट इज द बेसिस, ये उसका बेसिक है जिस पे डिपेंड करता है कि आपकी डाउनलोडिंग स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, किसी भी चीज की डाउनलोडिंग गति को कम या अधिक करने के लिए। पेज इमेजेस से आकार साइज बिल्कुल डिपेंड नहीं करता इसमें। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या बैठेगा, सही उत्तर बैठेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिशिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिशिंग आक्रमणों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसी प्रश्न के आधार पर अपन जानेंगे कि फिशिंग क्या होती है। ठीक, ध्यान से सुनना। फिशिंग में प्राप्तकर्ताओं को अवांछित मेल भेजना शामिल है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होते हैं, जो यूजर्स होते हैं उनको अनवांटेड मेल आते हैं और ये मेल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है और हम उस पर एक्सेस कर लेते हैं। जैसे हम मेल पे एक्सेस करते हैं, हम अपना जो भी पर्सनल डेटा होता है या हमारे पर्सनल कंप्यूटर का एक्सेस उनके पास पहुंचा देते हैं। ये ध्यान रखना, इसी को फिशिंग कहते हैं। रैंसमवेयर पीड़ित के डेटा को इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करने के लिए मांग करता है, बिल्कुल सही बात है। रैंसमवेयर एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया था जिसमें क्या किया जाता था, आपको एक अनवांटेड मेल भेजा जाता था, आप उस मेल को, आपको बिल्कुल रियल मेल लगता था, आपके दोस्त के नाम से आ जाए जो भी है, आप उसको ओपन करते से रैंसमवेयर जो वायरस है वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता था और आपकी जितनी भी पर्सनल डेटा की फाइल है जरूरत की, उन सबको इनक्रिप्ट कर देता था, सबको कोडिंग कर देता था। इसके बाद आपको कॉल करके उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसे की मांग करता था। ठीक है, ये हम छोटे मोटे जैसे लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए या जिनके बड़े बड़े डेटास होते हैं उनको ये टारगेट करते थे। और ये जिन पैसों में मांग करते थे वो था बिटकॉइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे चर्चा कर रहे होंगे अपन बिटकॉइन पे भी। तो बिटकॉइन पे ये मांग करते थे जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजिशन की करेंसी मानी जाती है ना, ये ध्यान रखना है। जिसको किसी भी अल सल्वाडोर को यदि मैं छोड़ दूं तो अल सल्वाडोर के अलावा एक हाथ कोई और कंट्री होगा, बाकी इसको किसी और कंट्री के द्वारा आधिकारिक करेंसी के रूप में नहीं माना गया है। ये ऑनलाइन ट्रांजिशन के लिए यूज की जाती है। बिटकॉइन अपने आप में एक बड़ी करेंसी है। यदि मैं आज के सिनेरियो के आधार पर बात करूं तो एक बिटकॉइन का वैल्यू लगभग 30 लाख रुपीस के आसपास का होता है। कितना? 30 लाख रुपए के आसपास का रेट है एक बिटकॉइन का अभी की कंडीशन में। थोड़ा सा ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न क्या है, आक्रमण के बारे में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल, प्राप्तकर्ताओं को अवांछनीय मेल भेजता है, डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए फिर पैसे की मांग करता है। फार्मिंग आक्रमण उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों का पुनर्निर्देश, नहीं, फिशिंग में फार्मिंग कहां से आ गई? फार्मिंग अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। तो सिर्फ क्या होगा, ए और बी, ये दो ही बातें फिशिंग के कॉन्सेप्ट में सही हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक, ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने पहले ही फिशिंग बोला, तो फार्मिंग नहीं, फार्मिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है। फार्मिंग अभी आगे चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न क्या है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तीनों ही प्रकार के नेटवर्क होते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। यदि किसी बिल्डिंग, ऑफिस, इसमें जो नेटवर्क यूज होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन, या दो कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ना हो तो हम लोग लैन का यूज करते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, किसी शहर
यदि मैं बात करूं किसी शहर में इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी हो या भोपाल में किसी एक पर्टिकुलर बैंकिंग प्रणाली को आपस में कनेक्ट करके रखना हो तो उसके लिए मैन यूज करना पड़ेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यदि मैं WAN की बात करूं, वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे कंट्री या जितना भी लार्ज अमाउंट या बड़े एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है कंट्री के माध्यम से देशों के आधार पर, तो वहां पर WAN यूज किया जाता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका नाम है। ये तीनों ही ध्यान रखेंगे नेटवर्क के प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब किसी ईमेल के सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मतलब जिससे मिलता है, एक ही सिस्टम पर है, दोनों का है, सेंडर रिसीवर एक ही सिस्टम पर बैठे, तब हमें केवल किसकी आवश्यकता होगी? आईपी एड्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए, डोमेन नेम क्या ही कर लोगे, सर्वर नहीं, सिर्फ किसकी चाहिए? यूजर की आवश्यकता चाहिए। भाई मैं भेज रहा हूं तो रिसीवर भी तो होना चाहिए। अब भेजने वाला रिसीवर तो 2 यूजर कम से कम काम करेंगे भाई, तो हमको एक ही सिस्टम पर 2 यूजर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए किसकी आवश्यकता होगी? यूजर की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कहता है आपके पास ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आपको ध्यान रखना है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैसेज को भेजने और रिसीव करने, डेटा को भेजने और रिसीव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ईमेल, है ना? ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल में एक आता है जीमेल, आपने सुना होगा, एक आता है हॉटमेल। ठीक है, ये जीमेल और हॉटमेल, जीमेल किसका है? गूगल का है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। इसका है, गूगल प्रोवाइड करता है जीमेल, ये एक फ्री ईमेल सेवा है। ठीक है, जीमेल में आपको पता होगा लगभग क्या 25 MB तक का डेटा, वीडियो, इमेजेस भेजा जा सकता है, अधिकतम 25 MB तक का। लेकिन मैं हॉटमेल की बात करूं तो हॉटमेल सबसे पहली फ्री ईमेल सेवा थी, हॉटमेल, ध्यान रखना। और ये हॉटमेल बनाया था भारतीय बिजनेसमैन सबीर भाटिया ने। किसने बनाया था? सबीर भाटिया ने इसको बनाया था। हॉटमेल को ध्यान रखना, लगभग 1997 या 1996 के लगभग में इसको बनाया था इन्होंने, हॉटमेल को, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये बात, है ना? ठीक। और यदि मैं जीमेल के बारे में चर्चा करना चाहूं तो जीमेल की सुविधा 2004 से शुरू हुई है। ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट का भी एक आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये आता है आउटलुक। ये लेकिन फ्री नहीं, ये पेड है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसा है? पेड है। तो आउटलुक भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी क्या है? एक ईमेल सेंडर और रिसीवर का एक प्लेटफॉर्म है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो आउटलुक है ये 2012 में शुरू किया था। कब से शुरू किया था? 2012 से शुरू किया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो जीमेल 2004 से, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मेल के टाइप है। हॉटमेल 1997 में सबीर भाटिया ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते। पाइथन क्या है? व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें सरल भाषा में या बड़े नॉर्मल वे में क्या किया जाता है? प्रोग्राम रन किया जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट का आकार सीमा क्या है? क्या बात है, क्वेश्चन आई क्या? अभी मैंने आपको बताया कि जीमेल में जो ईमेल अटैचमेंट का मैक्सिमम आकार होता है वो 25 MB तक का हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते हो एक बार में। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 25 MB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट की गति को किसमें मापा जाता है? बड़ी गजब की बात है। तो गीगाहर्ट्ज नहीं सर, गीगाबाइट, बिल्कुल गीगाबिट्स पर सेकेंड, बाइट नहीं। इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो गीगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, गीगा बिट्स पर सेकेंड होती है, ध्यान रखना। डीपीआई जो होता है डॉट पर इंच करके होता है डीपीआई। ये डीपीआई इमेज की क्वालिटी को दर्शाने के लिए होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो जीबीपीएस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? जीबीपीएस है ना, गीगा बिट्स पर सेकेंड, इसलिए ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या है? जीबीपीएस आपका सही उत्तर है। अगला बात करें, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? आईटी एक्ट। आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में आया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में आया था। यदि आईटी एक्ट में मैं बात करूं, पूरा जो अधिनियम है 2000 में जो आया, इसमें 2009 में संशोधन भी हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सुधार भी किए गए। यदि मैं बात करूं तो इसमें कुल 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं?
13 अध्याय हैं, 4 इसके भाग हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। 13 अध्याय और क्या है, 4 भाग है, ये अपने से छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। और यदि मैं आईटी एक्ट किस वर्ष लागू किया, डेट की मैं बात करूं तो 17 अक्टूबर, यहाँ पे डेट भी डालेंगे, 17 अक्टूबर 2000 से इसको लागू कर लिया गया था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिशिंग क्या है? फिर से वही प्रश्न आया, फिशिंग क्या है? वह कंप्यूटर ढूंढने के लिए नेटवर्क का प्रयोग करता है। कंप्यूटर जो है सर्च करने के लिए, इट यूज टू नेटवर्क टू सर्च कंप्यूटर आउटपुट, नहीं सर। कोई व्यक्ति प्रयोक्ता को वैध दिखाई देने वाले ईमेल भेजता है, बिल्कुल। समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर, या प्रयोक्ता को नकली वेबसाइट की ओर, देखो प्रयोक्ता को नकली वेबसाइट के ऊपर जो भेजता है वो फिशिंग नहीं होता है ना, वो फार्मिंग होता है। क्या होता है? फार्मिंग होता है वो, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और यह एक की लॉगिंग सॉफ्टवेयर है, नहीं साहब। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये व्यक्ति को या प्रयोक्ताओं को वैध दिखाई देने वाले ईमेल भेजता है। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ईमेल में शीघ्र पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? भाई आपने इन फ्यूचर में या पास्ट में कभी किसी को मेल भेजा हो, आप उस मेल को तुरंत एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे? क्या एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक्स या मैसेज बुक? एड्रेस बॉक्स में जाओगे? नहीं सर, वहाँ तो फिर सबके एड्रेस ढूंढने पड़ेंगे। मैसेज बॉक्स में इतने सारे ईमेल पढ़े, आप कैसे उसको क्विकली सर्च कर पाओगे? सर्च करने का सही तरीका है एड्रेस बुक। मतलब सीधी सी बात है कि इसको एक सिंपल से वे में समझो कि मेरे को आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी या वीएस एजुकेशन के मेरे को कोई यदि वीडियोस चाहिए या उनके द्वारा भेजा गया मेल मुझे चाहिए, तो मैं सीधे उसका एड्रेस डाल दूं और सर्च कर दूं, मुझे उसके सारे ईमेल दिख जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एड्रेस बुक इंपॉर्टेंट है, मैसेज बुक भी नहीं है ना। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक, अगले प्रश्न की पे चर्चा करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन एक ही लैन के दो भागों या दो संगत लैन को संदेशों में सही नोड निर्देशित करने के लिए जोड़ता है, क्या कहलाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो एक ही लैन में, लैन जुड़ता है राउटर से, किससे जुड़ता है? राउटर से जुड़ता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इंटरनेट की स्पीड को या इंटरनेट के नेटवर्क को आपस में यदि बढ़ाना है तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? राउटर। 3-4 कंप्यूटर में आपको एक साथ इंटरनेट चलाना है तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन है और एक ही लाइन को दो भागों या दो संगत लाइन में सही नोड में जोड़ना है तो राउटर यूज करना पड़ता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें। आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट क्या है? 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए क्या है? आईटी एक्ट 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए कौन सी धारा में सजा का प्रावधान है? तो साइबर आतंकवाद की बात कर रहा है 66F, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम यदि आपके साथ होता है तो उसके लिए 66F आईटी एक्ट 2000 की धारा है, जिसके तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। और ध्यान रखेंगे यदि आप इस पे दोषी पाए जाते हो तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी सजा का प्रावधान है 66A के तहत, 66F के तहत। 66F भूलना नहीं, F है ना, ध्यान रखना। तो कितनी सजा का प्रावधान है? तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, ये अपने को भूलना नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? डिजिटल इंडिया के एक प्रमुख पहल के रूप में डिजी लॉकर के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। डिजी लॉकर के संबंध में क्या सही नहीं है? डिजी लॉकर खाते के लिए साइन अप करने वाले भारतीय नागरिकों को एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्राप्त होता है जो उनकी आधार संख्या से लिंक होता है। बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलत नहीं है। इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग की समाप्ति है। बिल्कुल, जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको समाप्त करना है। उनके दस्तावेजों के लिए किसी भी समय, किसी भी जगह और कहीं भी पहुंच प्रदान करना तथा उससे ऑनलाइन साझा करना इसका उद्देश्य था डिजी लॉकर का। यह भी सही बात है। नागरिक स्वयं अपलोड कर सकते हैं और ई हस्ताक्षर सुविधा का उपयोग कर डिजिटल रूप में हस्ताक्षर कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। डिजी लॉकर का जो स्लोगन है माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर, मेरे दस्तावेज किसी भी समय कहीं पर भी, ये स्लोगन थोड़ा सा गलत है। तो गलत कथन जो है डी, यहां पे मेरे नहीं अपने, शब्द क्या है? मेरे नहीं
अपने दस्तावेज किसी भी समय कहीं पर भी अपलोड करना। यह है कॉन्सेप्ट डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर यह कहता है कि सपोज मान के चलो आपको कल जाके एमबीबीएस का इंटरव्यू देना है, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए आपको फिजिकल अपने पूरे डेटा लेके जाने पड़ते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सरकार के द्वारा जो आधार नंबर से लिंक होता है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर रखते हो, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सत्यापित करते हो। इसके बाद जब आप इंटरव्यू देने चाह रहे हो तो वहां डिजी लॉकर के थ्रू उन डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, और डायरेक्ट एक्सेस होने के बाद वहां जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो ओरिजिनल के बराबर ही माने जाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजी लॉकर। क्लियर है? ये डिजिटल इंडिया का एक अच्छा खासा इनिशिएटिव है ना। ठीक, अगर आपने नहीं किया तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में तो एटलीस्ट रखें। इन फ्यूचर अभी आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट यदि खत्म हो जाते हैं तो कम से कम आप इनके थ्रू उसका उपयोग कर सको। आगे बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संशोधन अधिनियम 2008 है ना, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने हेतु बनाई गई विधियों कानूनों को सशक्त बनाना था। ये साइबर जो क्राइम है ना, अब मैंने बताया कि जो धारा 66A के तहत जिसमें सजा का प्रावधान है उसको और सशक्त बनाने के लिए संशोधन किया गया था। संशोधन अधिनियम 2008 था, लागू हुआ था 2009 से। कब से लागू हुआ था? 2009 से। और डेट की मैं बात करूं तो 17 अक्टूबर 2009 से ये जो आपका संशोधन है ये लागू हुआ था। ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो 27 अक्टूबर ध्यान रखना है, और उधर 17 तारीख याद रखना है, वो नहीं भूलना है ना। चलिए, डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जिसे आधार मंच या प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया है क्या कहलाती है? तो डिजिटल हस्ताक्षर जो डिजिटल सिग्नेचर है वो किस प्लेटफॉर्म पर है? आधार संख्या के जो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो डिजी साइन डेस्क नहीं, ई साइन डेस्क है। क्या है? ई साइन डेस्क है, ध्यान रखना। ऑनलाइन भी नहीं है, ये नहीं है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई साइन डेस्क। क्या है? ई साइन डेस्क। ठीक है, ई साइन डेस्क में आप केवाईसी भी कर सकते हो, आपका जो डिजिटल हस्ताक्षर और डिजिटल सिग्नेचर इसको भी आप कर सकते हो, है ना। ये सारी की सारी चीजें इसमें आराम से हो सकती हैं, डिजिटल सिग्नेचर जैसी भी चीजें। तो कौन सा है? ई कहना चाहिए ई साइन डेस्क। ये प्लेटफॉर्म है जो ये सुविधा उपलब्ध कराता है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, प्रथम साइबर कानून जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आईटी एक्ट सन 2000 जो है ये अपने को ध्यान रखना है। आईटी एक्ट 2000 जो ई कॉमर्स वाली गतिविधियों को सुरक्षा प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे, उनको नियमित करता है ना। हाल ही में प्रारंभ किया गया ई राकम, या इसको अपन बोलते हैं ई रकम, ये पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? तो माइनिंग इंडस्ट्री नहीं, स्टूडेंट का रकम से क्या काम? इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। ये किसानों के लिए है। किसके लिए है? किसानों के लिए, ध्यान रखना। ई रकम ये, ठीक है, ये ऑनलाइन मंडी है। ठीक है, ई रकम पोर्टल किसके लिए? ऑनलाइन मंडी के थ्रू डायरेक्ट खरीदारी करने के लिए। इसमें जो भी उपभोग उत्पादक है, जो भी उत्पादक है ना, उत्पादक डायरेक्ट ई मंडी के थ्रू क्या कर सकता है? अपनी उपज या फसल बेच सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्ट बेच सकता है अपनी उपज। तो एक ये ई मंडी है, ठीक है। क्या? ई रकम। तो किससे संबंधित हो गई? किसानों से संबंधित हो गई, ये अपने को भूलना नहीं है। कुछ कहना चाह रहा है क्या? ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार जो लाना है वो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में खालिस्तान के रूप में देखा जाएगा। तो आपको समाज को करना है और सरकार के द्वारा करना है। तो सरकार यदि करेगी तो ई व्यापार तो करने से रही, ई प्रशासन नहीं, ई गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही कहते हैं ना, सुशासन, गुड गवर्नेंस, ऐसा ही ई गवर्नेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सरकार ई गवर्नेंस के माध्यम से ही क्या कर सकती है? समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, मार्केटिंग करके नहीं। तो सही क्या है? ई गवर्नेंस। सरकार जहां आएगी वहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ई गवर्नेंस ही आएगा, ये मत भूलना। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना, बिल्कुल सही बात है। इंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन,
यही सरकार का ई गवर्नेंस के थ्रू जो कॉन्सेप्ट है, जो एम है, जो उद्देश्य है, वो यही है। ठीक है। नागरिकों को निष्पक्ष प्रदान करना, टू प्रोवाइड एन अनबायस्ड एंड टू द सीजे फेयर अनबायस्ड, नहीं, ये काम नहीं है। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी देखो संचालित, लेकिन अपने को बोलना उपयुक्त, बात तो सभी सही है, लेकिन जो सत्य उपयुक्त बैठता है वो यही बैठता है, जिसमें ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक, तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, बोलना नहीं। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने निम्नलिखित में से कौन सी ICT पहल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस के संबंध में की थी? कौन सी है? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये जो अपने को ध्यान रखना है, इसने ICT की पहल संस्थानों और विश्वविद्यालय के लिए शुरू की थी, तो उसका नाम है समर्थ। क्या है उसका नाम? समर्थ है, ये भूलना नहीं। ठीक है, क्या है उसका नाम? समर्थ है। क्लियर? चलो, ये ध्यान रखेंगे तो उसका सही उत्तर क्या बैठेगा? समर्थ। यदि मैं ई विद्वान की बात करूं तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से तो कर सभी रिलेटेड है, लेकिन ध्यान रखेंगे ऑनलाइन शिक्षा, स्टूडेंट के लिए, वो किसके थ्रू? ई विद्वान। और ये जो इरिंस है, इरिंस ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिए है ना, ध्यान रखना। ठीक है, और ये स्वयं पोर्टल जो है, ये खुद से चीजों को करना है, मतलब डेटा को अपलोड करना, ये इस चीज के लिए एनेबल बनाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और स्वयं पोर्टल के बारे में एक और बात मैं बताऊं तो ये मेन सरकार का इसमें ये काम है कि जो भी हाशिए पर या ऐसे बच्चे जहां पर हाशिए पर स्थित जो भी बच्चे हैं, उन तक ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा पहुंचाना जो मेन काम है, वो स्वयं का काम है। ठीक है, तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि वो अंतिम वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाए स्वयं के थ्रू, इसलिए शुरू किया पोर्टल एरिंस। ऑनलाइन लाइब्रेरीज आपस में कनेक्ट हो सके सारे के सारे। ठीक है, और एजुकेशन ऑनलाइन लेना है तो विद्वान है। और समर्थ क्या है? ये यूनिवर्सिटीज जो है जितनी भी, और जितने भी एजुकेशन संस्थान है, उनके लिए बनाया गया है। ठीक, ये ध्यान रखना। सही उत्तर क्या है यहाँ पे? समर्थ है। आगे बात करूं, भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार, सरकारी गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस सपोर्ट कौन प्रदान करेगा? तो भाई यदि हमको नेटवर्क का आधार चाहिए और ई गवर्नेंस सपोर्ट चाहिए, तो ये करता है NIC। यहाँ पे IT एक्ट ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ये उसके संरक्षण के लिए, ध्यान रखना। SBI काम करेगा नहीं, नेस्कॉम नहीं करेगा। नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय सूचना आयोग, ये करता है, ध्यान रखना, सरकार को नेटवर्क का आधार ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? NIC। अगली बात करें NMEICT। NMEICT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका पूर्ण रूप है? ये ऑलरेडी MPPSC ने एक एग्जाम लिया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें पूछा गया है, इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये MPPSC का। NMEICT किसका पूर्ण रूप है? तो ध्यान रखेंगे, नेशनल मिशन, NM का मतलब हो गया नेशनल मिशन, E फॉर हो गया एजुकेशन थ्रू, ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी ICT के माध्यम से बच्चों में क्या पहुंचाना? एजुकेशन पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची उपलब्ध है? ऑनलाइन पाठ्यक्रम यदि आपको चाहिए तो आपको एक तो यूज करता है कौन? स्वयं, मैंने आपको बताया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये है स्वयं, और NPTEL भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, नेशनल पोर्टल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन जानते हैं, ये दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये A और कौन सा हो गया? B और D। तो B और D कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, B और D, ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं इंटरनेट पर। आगे चर्चा करें, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और UPI पर आधारित है? मतलब NPCI और UPI, ये दोनों पर बेस्ड है। कौन सा एप्लीकेशन? तो ये भीम। क्या है? भीम है, ध्यान रखेंगे, है ना। और भीम की शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो 2016 से शुरू हुआ है भीम। ठीक है, एक ऑनलाइन
कहना चाहिए डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए पैसों का ट्रांसफर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, भीम ये सरकार द्वारा निकाला गया था। ठीक है ना, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है की लॉगर किस प्रकार के मालवेयर का उदाहरण है। की लॉगर क्या है, किस प्रकार के मालवेयर का उदाहरण है। तो ट्रोजन, स्पाईवेयर, वॉर्म या लॉजिक बम। तो ये स्पाईवेयर है। की लॉगर क्या है, स्पाईवेयर है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, की लॉगर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे, लिखने से अच्छा आप थोड़ा सा बातों को सुनेंगे। की लॉगर मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज इंटर कर रहे होते, जब आप टाइप कर रहे होते, जैसे आपका पासवर्ड, आपका यूजर नेम, उस समय ये उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। क्या कर लेता है, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में उसी चीज का यूज करके आपके खाते से ऑनलाइन फ्रॉड के थ्रू बहुत सारे पैसे निकाले जा सकते हैं। ऐसी की लॉगर वाले को स्पाईवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पाईवेयर कहते हैं। ये स्पाईवेयर का एक उदाहरण है की लॉगर, जो आपके की स्ट्रोक को पहचान लेता है, उसको हैक कर लेता है और उसके माध्यम से अपना काम कर लेता है। ठीक है, या आप तक अवांछनीय पहुंच ले सकता है, जो भी आप बोले उसकी लैंग्वेज में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पायरेसी या कॉपीराइट की गई सामग्री का अवैध दोहराव है। पायरेसी जो है, जो पायरेसी कहती है कॉपीराइट की गई सामग्री का अवैध दोहराव है। बिल्कुल सही बात है। पायरेटेड कॉपी आती है, सीडी को लेकर के आती थी। अब तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक एप्लीकेशन का पायरेटेड एप्लीकेशन आ जाता है ना। तो ये क्या है, एक अवैध दोहराव है। बिल्कुल सही बात है। किसी संस्था के लिए हैकिंग हमेशा हानिकारक होती है। ये कौन सी बात होती है, हमेशा हानिकारक नहीं। यदि ऐसा होगा तो फिर व्हाइट हैट हैकर का क्या काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कथन जो एक है वो सत्य है, कथन दो असत्य है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई किसी भी संस्था के लिए हैकिंग हमेशा हानिकारक कैसे हो जाएगी। आपको पता है हैकर्स जो होते हैं, क्रैकर या जिसे ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब अपने लाभ के लिए गलत तरीकों से हैकिंग करते हैं। ठीक है, इनके इरादे गलत होते हैं। लेकिन सरकार के लिए या किसी कंपनी के लिए जो हैकिंग का काम करता है, जो अच्छे इरादों से करता है, वो व्हाइट हैट हैकर कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए हैकर हमेशा गलत हो, ये गलत बात है। ठीक, इसलिए दूसरा कथन असत्य है, पहला कथन सत्य है। आगे बात करें, अंकुर को एक ईमेल प्राप्त होता है। कहानी क्या है, अंकुर को एक ईमेल मिला जिसमें बताया गया कि उसका क्रेडिट कार्ड खत्म होने वाला है। ठीक, ध्यान रखना क्या आया है, एक मेल आया है जिसमें बोला कि आपका क्रेडिट कार्ड खत्म होने वाला है। ईमेल उसे दिए गए लिंक पर क्लिक करने को और ऑनलाइन बैंकिंग खाते में साइन इन करने की सलाह देता है कि आप जाइए, लॉग इन करिए और अप्लाई कर दीजिए, ताकि ऐसा होने से रोका जा सके आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक ना हो। एक सप्ताह बाद अंकुर को नोटिस करता है कि उसके बैंक से 10,000 रुपए निकल गए हैं। तो अंकुर किसका शिकार हुआ है, कौन सा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, क्या कहलाएगा। तो ये ट्रोजन हॉर्स ना, वायरस थोड़ी किया उसके, उसमें ऑनलाइन ब्लैकमेल थोड़ी किया उसको किसी ने, उसको सिर्फ एक ईमेल भेजा गया था, वायरस भी नहीं था। ये फिशिंग, मैंने आपको बताया ना कि इसके अंतर्गत आपको अवांछनीय मेल आते हैं। आप ईमेल रखता है, आपको ईमेल सही, आप उसको खोलते हो, खोलने के बाद उसमें अप्लाई करते हो, अब सारा एक्सेस उसको दे देते हो। ठीक है, और वो उसका फिर गलत तरीके से वो यूज करता है। 10,000 रुपये काट लेना बेचारे अंकुर के, बताओ। तो ध्यान रखेंगे, आपके पास भी ऐसा सा कोई मेल आता है तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न कहता है एक प्रोग्राम, जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी अन्य छद्मवेश के रूप में प्रकट होते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से रूप में हर प्रोग्राम के छद्मवेश, या कहना चाहिए दैट कम कंप्यूटर सिस्टम डिस्क्यूज्ड एज समथिंग एल्स, मतलब कुछ और तरीके से दिखाई देते हैं। छद्म जहां नाम आ जाए वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठेगा, ट्रोजन हॉर्स। ये अपने को ध्यान रखना है। वायरस वैबक जॉम्बीज नहीं होते, जॉम्बीज तो मूवीज होती है ना, ये जॉम्बीज की मूवी देखते हैं ना, वायरस के थ्रू जो लोग इफेक्टेड हो जाते हैं उसको बोलते हैं, वहां जाना नहीं है। तो छद्मवेश के रूप में प्रकट होते हैं जो उसके अंदर ही होते हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहलाते हैं। ये भूलना नहीं है। अगली बात करूं, मालवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं मालवेयर क्या है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है एक मालवेयर का टाइप है, जो वैध सॉफ्टवेयर के छद्मवेश में होता है। बिल्कुल किसी भी वैलिड सॉफ्टवेयर के अंदर ये इनबिल्ट होता है, और जैसे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ये हमारे सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स ये ध्यान रखना। वायरस किसी दूसरे प्रोग्राम में स्वयं घुस जाता है, जब प्रोग्राम खोला जाता है तो वो उसमें चलने और फैलने लगता है। बिल्कुल मालवेयर का फंक्शन ही ये है ना। वो जब भी अपन प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता है और खुद से वो रन होने लगता है। वार्म,
जो वॉर्म है ये भी एक वायरस के समान होता है। इस वॉर्म की खास बात होती है कि इसके अंतर्गत सिर्फ इतना होता है कि इसको चलने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेट होने वाला वायरस है। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेट होने वाला है, ध्यान रखना है ना। खुद से होता है ये, खुद से अपनी कॉपीज बनाते चलता है और पूरे सिस्टम की मेमोरी को भर देता है वॉर्म। ठीक, ये तीनों ही बातें यहाँ पर सत्य है मालवेयर के संबंध में। मालवेयर के उदाहरण है वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, सब कुछ है ना। तो तीनों ही कथन सत्य बैठेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, ठीक है, और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट कर देता है और वैध उपयोगकर्ता की सेवा से इनकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याओं का कारण बनता है। अनधिकृत पहुंच, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ध्यान रखना, जो बहुत सारे डेटा को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है वो कहलाता है क्रैकर। प्रोग्रामर क्यों करेगा भाई, है ना, ये तो करेगा नहीं, डेटाबेस का व्यवस्थापक करेगा नहीं। तो व्हाइट हैट हैकर जो है यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात कर रहा है वो। लेकिन ये व्हाइट हैट हैकर तो सरकार की परमिशन से करते हैं या कंपनी की परमिशन से करते हैं, उनके इरादे सही होते हैं तो उनको अपने को जाने देना है। क्रैकर, क्रैकर को ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, क्रैकर ही ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है। गलत इरादों से ये क्या करते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं, ठीक है, और जानकारी को चुराने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? क्या साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग तो है, साइबर स्टॉकिंग भी है, और अपना जो है आइडेंटिटी थेफ्ट भी है। ऑनलाइन चैटिंग कोई साइबर अपराध नहीं, दिन रात करो, कोई नहीं रोकेगा तुमको। पूरे व्हाट्सएप में करो, फेसबुक में करो, इंस्टा में करो, जहां करना है कर सकते हो, वो कोई साइबर अपराध नहीं है। हाँ, घर वालों की नजरों में अपराध हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन साइबर अपराध के तौर पर नहीं जाना चाहता। ठीक, ध्यान रखेंगे, बचेंगे थोड़ा सा ऑनलाइन चैटिंग से। आगे बात करते हैं। राधा को एक ईमेल प्राप्त होता है, फिर एक नई कहानी है। क्वेश्चन में राधा को एक ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया कि जब तक वो अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण, व्यक्तिगत पहचान संख्या को तुरंत ईमेल में अपलोड नहीं कर देती, उसका क्रेडिट कार्ड निलंबित कर दिया जाएगा। तो फिर से एक इसका उदाहरण हो जाएगा, फिशिंग का उदाहरण हो जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे होगे अब? ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई भी अनवांटेड मेल आता है जो आपको कुछ भी करने को बोलता है, आप थोड़ा सा बच के रहें। अगली बात है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एंटी, एंटी मतलब जैसे एंटी वायरस होता है ना, जो वायरस को खत्म करने के लिए होता है। स्पाईवेयर भी क्या है? ये भी एक तरीका है। एंटी स्पाईवेयर क्या कर रहा होगा? स्पाईवेयर को खत्म करने का काम हो रहा होगा। देखते हैं। यह कंप्यूटर पर लोड होने के पहले फाइलों की जांच करता है? नहीं, यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से स्थापित प्रोग्रामों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है। बिल्कुल, एंटी स्पाईवेयर क्या करेगा? जो भी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम मेरे सिस्टम में आ गए हैं उनका पता लगाएगा, उनको हटा देगा। क्लियर बात? तो एंटी स्पाईवेयर का ये काम है। फाइलों को अनरीडेबल बनाता नहीं, और ये भी नहीं। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, भूलेंगे नहीं। आगे बात करते हैं। खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक अवैध वेबसाइट एक विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का दिखावा करती है। अब देखो, फ्रॉड वेबसाइट है लेकिन वैलिड दिख रही है भाई, तो वो क्या कहलाती है? स्पूफिंग। आप स्पूफिंग में ऐसा कर सकते हो कि आपको लगता है आपने फ्लिपकार्ट खोला है, लेकिन वो फ्लिपकार्ट ने बिल्कुल एज इट इज वेबसाइट आपको दिखेगी, लेकिन वो फ्लिपकार्ट की पायरेटेड कॉपी होगी, या वो जो अलग ऐसी वेबसाइट बन जाती है जो उसकी कॉपी होती है, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्पूफिंग बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। ई बैंकिंग में स्कीमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के समय आपको ध्यान रखना है, आज हर कोई यूजर ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करता है, तो उसमें स्कीमिंग किसको संदर्भित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की जो पहचान करना होता है वो स्कीमिंग कहलाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की जो नकल कर लेते हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा लेना या जो भी ऐसा गतिविधियों का काम करते हैं, उन धोखेबाजों की पहचान करना क्या कहलाता है? स्कीमिंग कहलाता है। ठीक, ये भूलना नहीं। क्रेडिट कार्ड का लेन देन डेबिट कार्ड का में बदलना, ऑनलाइन सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, धोखेबाजों की पहचान करना जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से संबंधित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्कीमिंग कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईटी या आईसीटी के संदर्भ में, आईटी या आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब बात आ गया अगला क्या है? स्पैमिंग। स्पैम आपने सुना होगा, स्पैम रिलेटेड होता है मेल से, ईमेल से। अवांछनीय मेलों को क्या कहा जाता है? अनवांटेड ईमेल्स को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे स्पैम आते होंगे, तो
बड़ी संख्या में श्रोताओं को अनचाहे विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना बिल्कुल सही बात है, यही स्पैमिंग कहलाता है। ठीक है, जब आपको वेबसाइट खोलते हो खटखट 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 बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं, ईमेल आने लगते हैं, ओपन इट ओपन इट ओपन इट के नाम से, ऑफर ऑफर के नाम से, ये सब स्पैमिंग है। ठीक, ये बोलना नहीं। तो चैट वार्ता नहीं, यहाँ कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सही उत्तर यही है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में स्पाईवेयर क्या है? अब सॉफ्टवेयर के संबंध में बताना स्पाईवेयर क्या है। तो क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और इस सूचना का अन्य निकाय को भेज देना। ठीक है, आपसे इंफॉर्मेशन निकालना आपके सिस्टम से आपके बिना जाने और किसी और को एक्सेस दे देना। ठीक, ये स्पाईवेयर का काम होता है। तो यही बस एक ही चीज सही है, बाकी वैध सॉफ्टवेयर नहीं है। एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर के परिचालन, विघटन या निजी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच के लिए नहीं। एक अन्य हानिकारक आभासी प्रोग्राम है के अंतर्गत छुपा हुआ कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी प्रतिलिपियां बनाता है, ये तो वॉर्म कहलाता है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? सही है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। खालिस्तान नेटवर्कों का एक भौतिक स्थान है, जैसे भवन, कार्यालय, घर, जिसमें एक साथ जुड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था, यह है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ठीक है, शहरों के लिए मेट्रोपोलिटन, देशों के लिए ये, तो ये अपने को ध्यान रखना है छोटी जगहों के लिए। अगला बात करें कि इन्हीं लैन मैन वैन का क्या बोला है? अवरोही क्रम, आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो लैन सबसे छोटा, इसके बाद मैन और उसके बाद वैन, तो CAB, CAB ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहां पर सही बन जाएगा। सबसे पहले लैन, फिर मैन, फिर वैन। आगे बात करते हैं कंप्यूटर परिधीय, एक कंप्यूटर से जुड़े बाहरी उपकरण है। ये परिधि मतलब पेरिफेरल्स डिवाइस को बोलते हैं, जो कंप्यूटर में बहुत सारी से माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, प्रिंटर है, ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं कंप्यूटर में। आप अच्छे से इसको जानते होंगे ना। तो कौन सी सूची में केवल इनपुट पेरिफेरल्स है, इनपुट डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो स्पीकर के नाम से तो पहले ही कट गया, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ये भी खत्म हो गया। माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, तीनों इसमें हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगले ऑप्शन में क्या? लेजर प्रिंटर, प्रिंटर क्या? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी खत्म हो गया। तो माइक्रोफोन साउंड को इनबिल्ट करने के लिए, ट्रैक बॉल माउस है ना, गेम खेलने के लिए जो यूज करते हो, स्कैनर फोटो स्कैन करना भी क्या एक इनपुट डिवाइस है, और टच स्क्रीन से आप डेटा इनपुट करते हो ना फोन पे, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। क्लियर है बात? तो ऑप्शंस काटना आपको समझ में आ गया। ऑप्शन काटने का भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही बैठेगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नॉट टर्मिनल, नॉट ट्रांसपोर्ट, नॉट ट्रांजिशन। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसे कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको भूलना नहीं है SMTP का पूरा नाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मजबूत पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप सभी ने अपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए या अपने फोन के लिए पासवर्ड डाला होगा, और पासवर्ड डालने के बाद वहां पे एक नीचे आता है ग्रीन कलर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, ऐसा करके, है ना। अब जो भी आप यूज करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आप पासवर्ड डालते हो वहां जरूर आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये कहता है कि आपके पास अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, साथ में न्यूमेरिकल और कुछ स्पेशल कीज होनी चाहिए। स्पेशल की कैरेक्टर, हाइफन, हैशटैग, ऐसे @ है ना, अंडरस्कोर, ये स्पेशल की, न्यूमेरिकल की, और जो अल्फाबेटिकल कीज है उसमें एक कैपिटल बाकी स्मॉल, ये सारी चीजें जिसमें इंक्लूड होगी वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन रहा होगा। ठीक, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ATM इसको बोलते हैं, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के लिए एप्लीकेशन है? असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड क्या है? रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, फ्रेम रिले बैकबोन भी है, और ATM1 भी है। सभी विकल्प यहाँ पर सही बैठेंगे। ठीक है, सारे विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है, ध्यान रखेंगे।
आगे चर्चा करते हैं। fill in the blanks represent raw fact while खालिस्तान या ब्लैंक इज प्रोसेस डेटा। अच्छा, तो ये रॉ तो क्या होता है? डेटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही बैठेगा। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो डेटा जो होता है ना, वो रॉ मटेरियल कहलाता है, रॉ फैक्ट कहलाता है। जब वो फैक्ट आपस में कंपाइल हो जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाता है, वो फिर क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वाइल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, डिटेल की जरूरत है नहीं यहाँ पे। आगे बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के बारे में, कौन सा कथन सही है? आईसीटी केवल संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है? नहीं, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी दोनों शामिल हैं। तो केवल केवल दो, एक क्यों नहीं? क्योंकि एक ऑलरेडी दो के अंतर्गत आ गया, इसलिए सही उत्तर बी बनेगा, ओनली टू। ठीक, एक और दो दोनों नहीं है ना, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन दूसरे में इनबिल्ड है, यहाँ ऑप्शन समझेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, ओनली टू कैन फॉलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही बैठेगा। अगली बात करते हैं, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जब तैयारी करो इतना तो पता होना चाहिए। एलईडी स्क्रीन आप चलाते हो घर में, एलईडी एलसीडी टीवी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, ये ध्यान रखना है। अभी पूरे दिवाली में आपने छोटे छोटे एलईडी बल्ब तो जलाए होंगे बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के बाहर रखा गया? नाउ द टॉपिक विल कम फ्रॉम दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नहीं आता है? मशीन लर्निंग इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विजन, ये भी बिल्कुल सही बात है। डीप लर्निंग तो और चाहिए होता है। टेक्स्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई काम नहीं है। टेक्स्ट डेटा को लिखना थोड़ी अपने को भाई, रोबोटिक्स क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। आप जो सोचते हो, जो आप करते हो, उसी आधार पर आपको चीजें दिखाई जाती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ये ध्यान रखना है। तो मशीन लर्निंग है, मशीन अच्छे से सीख जाए, मशीन में तो रोबोट, ये सीधा सीधा सा बात। कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग, है ना, बहुत ज्यादा थे। जैसे चैटबॉट हम बात करते हैं ना, चैटबॉट भी क्या करता है? बहुत तरीके से आपकी सारी एक्टिविटीज को समझता है, चीजों को करता है, और उसके बाद फिर आपकी हैबिट, आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से आपके काम को करता है। लाइक मुझे अब मेरा मनपसंद गाना सुना दो, उसको पता होता है, वो पहले आपकी आदतों को डीप से लर्न करता है, सीखता है, समझता है, उसके बाद वो उसके प्रत्युत्तर में काम करता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बात करें, इंटरनेट का क्या लाभ है? भाई बहुत लाभ ही लाभ है। वह अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकता है, बिल्कुल एनहांस कर सकता है और अधिक से अधिक बढ़ा सकता है। इंटरनेट का काम ही क्या है? यही तो है, वो अपने आप को नॉलेज को अपडेट करता है और एनरिच करता है। भाई रोज नित नई चीजें देखने को मिलती है इंटरनेट पे अपने को, है ना, ये ध्यान रखना है। ग्रामीण लोगों को उपदेश इंटरनेट क्या ही करेगा ये चीजों में। और ही कैन मार्क अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, अटेंडेंस लेने के लिए इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हैं अपन। और अपने ज्ञान का क्यों मूल्यांकन करोगे भाई, है ना। तो सही उत्तर क्या बैठेगा यहाँ पे? बिल्कुल ऑप्शन इजीली छाटना यहाँ पे आसान काम था। ठीक, आगे चर्चा करते हैं, आईसीटी का उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है यहाँ पर सूचना को संप्रेषित करना। बिल्कुल, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन को संप्रेषित करना, साथ में शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू टीचिंग प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। इनमें लर्निंग के लिए बच्चों का नहीं, टीचर्स की भी लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है ना, ये दोनों चीजों को इनहांस करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन क्या होगा? सी, ए और बी बोथ जो है आईसीटी का उद्देश्य है। ठीक, क्लियर है बात, ये अपने को ध्यान रखना। टीचर मतलब हमेशा क्लास वाला टीचर ही नहीं होता, टीचर जो हर काम के लिए आपको टीच कर रहा होता है। ठीक है, एक कोई वॉशिंग मशीन के ऑपरेशन को आपको टीच कर रहा है, वो भी टीचर कहलाएगा, नो डाउट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए, तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स किस में मिलेगा भाई? आरजीबी मॉनिटर में तो नहीं, आपको खुद चाहिए ना, तो ये फिर प्लॉटर है। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे पॉलिटिकल लीडर्स के या बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट के, ये सब किस में होते हैं? प्लॉटर के थ्रू होते हैं ना, प्लॉटर में प्रिंट होते हैं, उनके एक भी पिक्सल के भी ग्राफिक्स नहीं फटते। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्लॉटर चाहिए। और छोटे मोटे के लिए इंकजेट और लेजर प्रिंटर चाहिए। इंकजेट में इंक के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम लाइट के थ्रू प्रिंट किया जाता है ना, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या बैठेगा? प्लॉटर। ठीक है, हाई क्वालिटी यदि आपको ग्राफिक्स चाहिए तो होर्डिंग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं अपन, है ना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है?
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया मैग्नेटिक होता है, बिल्कुल सही बात है। आउटपुट मीडिया भी होता है और इनपुट मीडिया भी होता है। भाई एक ऐसा स्टोरेज जिसको हम आउटपुट या इनपुट के रूप में यूज करें, इन तीनों में मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता है। देन आंसर विल ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक क्या होता है यदि आपको ये जानना है तो पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, ये सब क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है ना, रैम नहीं, रैम अलग बात होती है, रैम रोम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करता है? क्या असेंबली लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा विकल्प असेंबली लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करता है? निमोनिक्स। कौन करता है? निमोनिक्स यहाँ पर सही उत्तर है, ध्यान रखना, असेंबली लैंग्वेज को उपयोग करता है। निमोनिक्स मतलब किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका जो होता है, किसी चीज को याद रखने का जो तरीका होता है, एक रिदमिक वॉय में जो भी, वो निमोनिक्स कहलाता है। थोड़ा सा ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, फोर्ट्रॉन तो लैंग्वेज है, बाइनरी नंबर्स अपने आप में अलग होते हैं, इंग्लिश और मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं, है ना। असेंबली भाषा के लिए निमोनिक्स अपने को यूज करने पड़ते हैं, उसकी कोडिंग, उसका लिखने का तरीका होता है निमोनिक्स। ठीक है, सिंटैक्स भी इसको अपन बोल सकते हैं एक तरीके से। कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? तो कंप्यूटर की विशेषता है विशिष्ट निर्देशों को परिभाषित ढंग से प्रतिवर्धित करता है, नहीं, प्रतिवर्धित ना, दो मिनट, इंग्लिश में क्या कह रहा है? रिप्रोड्यूस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू डिफाइंड मैनर, हाँ, इन डिफाइंड मैनर, बिल्कुल सही बात है ये। यह पहले संचित निर्देशों को क्रियान्वित करता है, पहले से जो संचित निर्देश हैं, जो पहले से आपने फाइल सेव करके रखी है, उनको भी दिखाता है, उनको तक एक्सेस करता है, बिल्कुल। वर्तमान के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों हैं, इसका तो जमाना ही चल रहा है, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में सारी बातें क्या बैठेंगी? सही बैठेंगी। अगले प्रश्न पे चले, कंप्यूटर में सीपीयू में एएलयू का क्या काम है? एएलयू मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, गणितीय आंकड़ों को करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहीं पे आ जाता परिणाम का उत्पादन करने के लिए, टू कंपेयर नंबर, संख्याओं की तुलना करने के लिए, या फिर सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, या फिर गणितीय कार्य करने के लिए। तो नाम में छुपा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए यूज होता है। एएलयू सीपीयू का एक भाग होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है? क्या बात, इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना, ये ध्यान रखना है। एक हार्डवेयर नेटवर्किंग तकनीक है, नहीं, हार्डवेयर क्या मतलब? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, जिसके थ्रू आपको डेटाओं को सर्च करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए आपको वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करना है। तो इंटरनेट के रूप में इसको, इंटरनेट को तो परिभाषित नहीं करेगा। एक नेटवर्क के जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह, ये क्या कहलाता है? इंटरनेट। बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं, इसी नेटवर्क के जाल को ही क्या कहा जाता है? इंटरनेट। नेट का मतलब जाल होता है, ये आप पढ़ा होगा आपने, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों में समान रूप से लागू होता है? ये लगा होगा, Amazon.com सभी पृष्ठ में लगा, तो क्या लगा होगा? उसका डोमेन नेम? नहीं, वेबसाइट, बिल्कुल। वो वेबसाइट जो है हर एक पेज में होती है, और आप हर एक पेज को शेयर कर सकते हो ना, तो हर एक पेज का खुद का अपना वेब एड्रेस होता है एक, है ना। भाई मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गया, मैंने अपने दोस्त को शेयर कर दिया, तो उस पर्टिकुलर पेज की लिंक से वो जाके चल सकता है। वो लिंक क्या है? वो वेबसाइट है ना उसकी, इसीलिए वेब एड्रेस नहीं, डोमेन नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या होता है? Amazon.com के सभी पृष्ठों पर समान रूप से उसकी वेबसाइट सर्च होती है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट। आज की दुनिया, आज का युवा, मिडिल क्लास युवा, और तो बड़ा आदमी का तो युवा खैर है ही, मिडिल क्लास युवा भी इसी चीज में बर्बाद है। सिंपल, बिल्कुल नहीं दोहराए रुकूंगा कि बर्बाद है तो है, उसमें कोई, सरकार भी इसके लिए काम कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग कॉन्सेप्ट भी ला रही है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ई गेमिंग को बनाया है ना, ई गेमिंग, ई स्पोर्ट्स कराने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, वैसे युवा बेरोजगार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। तो वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट कौन सी है? सेकंड लाइफ। ये सेकंड लाइफ एक ऐसी वेबसाइट है जो, जैसे आपने ऑनलाइन गेमिंग देखी होगी, जैसे अब बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, है ना, ऑनलान गेमिंग, बड़े फेमस पबजी वगैरह जो गेम होते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, चार दोस्त आपस में अपना वर्चुअल क्रिएट करते हैं और उस गेम के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, और आपस में बातचीत करके जो गेम खेलते हैं, इसी को कहा जाता है क्या? सेकंड लाइफ। वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ये चीजें क्रिएट कर सकते हो, ये चीजें बना सकते हो, और इसी चीज को बना करके बहुत सारे गेमिंग का यूज किया जा रहा है, जहां पर आप
वर्चुअली प्रेजेंट होते हो, ठीक है, और आपको पता है इसके आगे क्या क्या कंडीशंस हो चुकी हैं और क्या इसके रिजल्ट रहे हैं। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, गलत बात। मॉडेम वोल्टेज को नहीं, मॉडेम ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म ही है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर क्या है, इसका नाम ही है ना मॉडेम का, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम गैर लाभदायक संगठन के लिए, गैर लाभदायक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो .org। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी org। ये गवर्नमेंट के लिए, नेटवर्क के लिए, इन इंडिया .edu भी आता है, एजुकेशन के लिए है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। .org हो गया है ना, ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये .com कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए, कॉमर्स के लिए, मतलब वाणिज्यिक तरीकों के लिए ना, व्यवसाय के लिए भी यूज होता है। तो जो गैर लाभकारी या लाभदायक संगठन है उनके लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, संस्थाएं कहलाती है। तो .org इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बैठेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बिट का क्या अर्थ है। बिट इज स्टैंड्स फॉर द बाइनरी डिजिट। क्या होता है बिट, बाइनरी डिजिट होता है। आपको पता है कि बिट जो है ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीगाबाइट, ये सब क्या है, एक इंटरनेट की स्पीड के फॉर्म है। इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है। बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म है। सबसे छोटा आपने देखा होगा निबल। यदि 4 निबल मिल जाए तो 1 बिट बनता है, और ऐसे ही 8 निबल बन जाए तो 1 बाइट बनता है। क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। और बाइट के बाद फिर यहां से शुरू होती कहानी 1024, फिर केबी, केबी से बड़ा एमबी, मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा जीबी, गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टीबी, टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा पीबी, पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा ईबी, एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा आप देखते हो तो जेडबी, जेटाबाइट, क्या होता है, जेटाबाइट से बड़ा वाईबी, योटाबाइट, ठीक है। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, ये उसका पूरा सीक्वेंस है ना। और सब 1024 के क्रम में बढ़ते हैं। यदि 1024 के क्रम में ना बढ़े तो ध्यान रखना 2 की पावर 10 के फॉर्म में बढ़ते हैं। 1024 को 2 की पावर 10 भी लिखा जाता है। 10, 20, 30 इस फॉर्मेट में बढ़ते हैं। और लगभग यदि 10 की पावर की मैं बात करूं तो 10 की पावर 3 के फॉर्म में भी इनको बढ़ाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा 1 जीबी में कितने एमबी होंगे, ये पूछा जाता है 2 की पावर के फॉर्म में या 10 की पावर के फॉर्म में। यदि 10 की पावर के फॉर्म में तो ध्यान रखना 10 की पावर 3 के हिसाब से बढ़ाना। और 2 की पावर 10 क्यों, यदि आप 2 की पावर 10 कर रहे होते हो तो उसका वैल्यू होता है 1024, ठीक है। इसलिए इसको दोनों फॉर्मेट में लिखा जाता है। क्लियर है बात, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में ध्यान रखेंगे बेटा। तो बाइनरी डिजिट की कहानी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैन, वाइन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने के लिए यूज होते हैं। इसमें एल, डब्ल्यू और क्या है बात है। एल मतलब लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन, तीनों के फॉर्म ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक वैध कारण, इनपुट डिवाइस क्या नहीं करता है। डेटा इनपुट जो है डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर स्वीकार करने में, कंप्यूटर स्वीकार में परिवर्तित करता है। बिल्कुल, कीबोर्ड कंप्यूटर स्वीकार कर ले, ये भी सही बात है। कि स्टोरेज और आगे की प्रक्रिया के लिए स्टोरेज डिवाइस को इनपुट डेटा और निर्देश भेजता है। बिल्कुल धीरे धीरे करके भेजते जाता है। स्टोरेज डिवाइस के पास जाता है, वो अगले में भेजता है और डेटा इनपुट होता जाता है। यह इनपुट डेटा को संशोधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। नहीं, इनपुट डेटा आउटपुट का कोई भी काम नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे गलत है। यह बाहरी दुनिया के डेटा को निर्देशित या उनको डेटा को पढ़ता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो क्या गलत है, तो गलत यह है कि वो आउटपुट को या आउटपुट डिवाइस को भेज देता है, ये गलत बात है ना। ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग किया गया था वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में था। पहले जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। पहले जनरेशन में क्या था,
वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या आया? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या आया भैया? आईसी चिप आई, है ना, क्या आई? आईसी चिप आई। और फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, जो करके अपन कहते हैं ना, VLSI ULSI, ये फोर्थ जनरेशन में आया था। ठीक है, नहीं अभी तो एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर आ गया, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट कहलाते हैं। क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसमें जो इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको नोड्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। नाम में न्यूरल नेटवर्क में जो इनबिल्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोड्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखना है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है? तो हैप्पी और अनहैप्पी दोनों होते यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। क्या होते हैं? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं? अनहैप्पी और हैप्पी एजेंट्स को डील करते हैं या उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन के लिए दी गई पहचान को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर के कनेक्शन के लिए तो वो क्या कहलाता है? आपका आईपी एड्रेस। हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जब भी वो सिस्टम बनता है उसका खुद का एक आईपी एड्रेस होता है और उसी आईपी एड्रेस के आधार पर आप ये पता कर सकते हो कि ये जानकारी कहाँ से निकाली गई है, कहाँ दी गई है, ये चीज़ें। आईपी एड्रेस का यूज़ हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। आपने सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फॉर्म में। आजकल जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ाने के लिए या अपने कंज्यूमर से अपने कस्टमर रेटिंग को बढ़ाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? हर बार उस वेबसाइट पे अलग अलग आईपी एड्रेस को बदल करके और लॉगिन करते हैं, जिससे नंबर ऑफ यूजर्स की संख्या बढ़ती है। तो ध्यान रखना, ये हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक सिस्टम के लिए यूनिक होता है। इसको बदल के नए यूजर्स के तौर पर फिर से इंक्लूड किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्शन को दी गई पहचान संख्या क्या कहलाती है? आईपी एड्रेस कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कहता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मूल काम क्या है? ऑपरेशन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब कुछ तो बढ़ाएगा, और ऑपरेशन एम्पलीफायर है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा भाई, है ना, रेगुलेट करने का, स्टोरेज करने का। और इसका कोई मतलब नहीं बनता, नाम में ही एम्पलीफायर है तो वो क्या करेगा? वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ाने का काम कर देगा। ऑप्शन काटना समझ में आ रहा है ना कि भाई देखो, एम्पलीफाई करने का मतलब बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब कुछ तो बढ़ाएगा, रेगुलेट करना, स्टोरेज करना, डिजिटल लॉजिक नहीं, सीधी सी बात है, वोल्टेज प्रवर्धन का काम। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं ना, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस को नहीं दर्शाता है, तो ध्यान रखेंगे ये उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी, क्षमता जो होती है वो यहाँ पर सही उत्तर बैठेगा। डेटा, एल्गोरिदम या लोगों को लेकर के बायस हो सकता है, लेकिन उसकी एबिलिटी को लेकर के वो बायस या पक्षपात नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही बैठेगा। आगे बात करें। खालिस्तान एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित कार्यात्मक को बदल देता है और टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण करके पीड़ित के लिए सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है। एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और वहां पर खुद बैठ के खुद उसके ऑनर के रूप में काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ काम होता है रूट किट का। भाई जहां ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी सेंध या कुछ भी काम की बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर की जड़ है, उसका रूट है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो वो कंप्यूटर डब्बा है, उसका कोई मतलब हो नहीं सकता। तो यही चीज अपने को ध्यान रखना है, इसीलिए रूट किट यहाँ पर सही होगा। वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हां से यहाँ पर उत्तर नहीं बैठेंगे। क्लियर? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ऑथेंटिकेशन ले लेता है और उस पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रूट किट कहलाएगा। ऐसा वायरस भी है ना। किसी दिए गए स्टेट रिप्रेजेंटेशन से डिटेल्स को हटाने की प्रक्रिया, एक रिप्रेजेंटेशन है उससे आप उसकी डिटेल को हटा देते हो तो उसको क्या कहेंगे? हटाना मतलब सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा, माइनिंग में नहीं, एक्सट्रैक्शन ही, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ही क्या होता है? हटाना होता है। तो जो भी जानकारी आप हटा देते हो डेटा से, वो एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर? टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बात करते हैं कथन और वही कारण। किसी व्यावसायिक संगठन में वस्तुगत क्रियाकलाप जटिल होते हैं और उन्हें डेटा के भारी परिणाम के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। कोई भी बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं
उसके बहुत सारे क्रियाकलाप जटिल होते हैं और उन्हें डेटा के भारी परिणाम के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। अच्छा, व्यावसायिक समस्याओं के गतिमान समाधानों तक पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अरैखिक या असिमेट्रिक मॉडल हल कर सकता है इस चीज को। तो बिल्कुल सही बात है, ये जटिल होता है और आर जो है वो उसको कम करने के लिए भी सहायता करता है और ए आर की सही व्याख्या भी बैठेगी। अब खुद से सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर एक्सेस करना या जिसका काम बहुत जटिल है, उस जटिल काम को सीक्वेंस में लाने का काम करता है और इसी सीक्वेंस में लाने के लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है कि भाई हजारों की तादाद में बच्चे बूढ़े परिवार लड़की लड़कों सबके कपड़े हैं, लेकिन मैं जो वांछनीय जानकारी चाह रहा हूं उसको अरेंज्ड वे में करने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है ना। तो वही चीज डेटा को सीक्वेंशियल फॉर्म में जमाने का। तो ए सही है, आर भी सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी साहब। कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक? कौन है? ध्यान रखना, जॉन मैकार्थी है, ये अपने को ध्यान रखना है। रोबोटिक्स में एंड इफेक्टर्स किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। रोबोटिक्स में एंड इफेक्टर की मैं बात करूं तो आप ह्यूमन बॉडी को देखते हो। ह्यूमन बॉडी में जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ इंटरलिंक्ड है और मेरे हाथ की संक्रियाओं के माध्यम से ही ये जो एंड वाला पॉइंट है, फिंगर, जो पिकअप पॉइंट होता है, किसी भी चीज को पिक करने का, ग्रिप करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एंड इफेक्टर। ठीक है, नॉट ओवरऑल हैंड, ओनली फिंगर्स जो किसी भी चीज को पिक करने का काम करती है। जो मेन काम को एग्जीक्यूट करता है रोबोट, वो उसका एंड इफेक्टर कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो रोबोट का ब्रेन नहीं है, रोबोट का पावर सोर्स भी नहीं है, रोबोट का ऐसा हिस्सा जो पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, द पार्ट ऑफ द रोबोट दैट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड द एंड इफेक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब कि भाई यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में जो भी चीज है उसके साथ जो इम्पैक्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा, वो एंड इफेक्टर कहलाता है। ठीक, ये आंतरिक संरचना प्रणाली नहीं होती है ना, ये ध्यान रखना। रोबोट कंट्रोल और खुद से चलने के लिए आमतौर पर कौन सी प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स के लिए कौन सी यूज की जाती है? तो ROS, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रणाली यूज की जाती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। C++, जावा, पाइथन, ये सब अलग अलग प्रोग्रामों के लिए है ना। लेकिन यदि रोबोट की प्रोग्रामिंग करना है तो ROS का फुल फॉर्म ये रोबोट ऑपरेशन सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है रोबोट के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कहता है ब्लॉकचेन में खालिस्तान ट्री संचालन या ट्री ट्रांजिशन के पूरे सेट के लिए डिजिटल फिंगरप्रिंट बना करके सभी संचालन या ट्रांजिशंस को एक ब्लॉक पे संग्रहित करता है। ठीक है, तो ये काम है मर्कल का, ध्यान रखेंगे। ब्लॉकचेन में ये ट्री ट्रांजिशन में मर्कल ये काम करता है, जिससे आपके पास बहुत सारा डेटा, बहुत सारा ट्रांजिशन आपने किया दिन भर में, उसको सीक्वेंस के फॉर्म में जमाना ब्लॉकचेन का माध्यम होता है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म होता है। और ये यदि करना है तो मर्कल का यूज करना पड़ता है, जो पूरे सेट को डिजिटल फिंगरप्रिंट बना करके सभी को संचालित करने के लिए उसको एनेबल करता है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या एक क्लाउड स्टोरेज नहीं है? विच इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज हार्ड डिस्क नहीं है साहब, एक्स ड्राइव बिल्कुल है, मीडिया मैक्स है, स्ट्रॉन्ग स्पेस है, इसके अलावा गूगल ड्राइव आपने सुना होगा। ये सब क्या है? गूगल ड्राइव हुआ, एक्स ड्राइव हुआ, मीडिया मैक्स हुआ, स्ट्रॉन्ग स्पेस हुआ, ये सब ऑनलाइन, ये आपके स्टोरेज है ना, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, आप सारे फोटोज अपने फोन से हटाते हैं ना और क्लाउड स्टोरेज में जाके स्टोर कर लेते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हार्ड डिस्क नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है मशीन लर्निंग कौन सा कदम सत्य है बताना है, व्हिच वन इज ट्रू। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है जो एआई द्वारा एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज लर्निंग, अपर्यवेक्षित अध्ययन, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है। तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों के दोनों ही कथन सत्य हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित करने के लिए या उससे एनेबल्ड एप्लीकेशन को संचालित करने के लिए यूज होता है। और इसके जो एल्गोरिदम होते हैं वो एल्गोरिदम क्या होते हैं? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ना, तीनों होते हैं। सही उत्तर बैठेगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी, क्या बात है, बिटकॉइन, फिर से प्रश्न आ गया।
थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी बिटकॉइन के संबंध में क्या सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे बेटा, क्या सही नहीं है। ये ब्लॉकचेन की तकनीक पर चलता है, बिल्कुल सही बात है। बिटकॉइन डेटा ब्लॉक में छिपे होते हैं और इन्हें निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, नो डाउट। बिटकॉइन एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट इज ऑथोराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो नो, दिस इज नॉट राइट। ये आरबीआई इसको रेगुलेट करता ही नहीं बिटकॉइन को, है ना, ये ध्यान रखना। ये क्रिप्टो करेंसी है, इसको अल सल्वाडोर, मैंने आपको बताया था, एक कंट्री है अल सल्वाडोर, इसी ने इसको अपनी ऑथेंटिक करेंसी बनाया है, सबसे पहला कंट्री है। इसके अलावा एक आध एक और कंट्री जो है जिसने इसको अपनी आधिकारिक करेंसी बनाया बिटकॉइन को, अदरवाइज नहीं। बिटकॉइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज की जाने वाली करेंसी है, जैसे डॉलर है, ऐसी सब करेंसी होती है ना, बिटकॉइन है। मैंने आपको बताया इंडियन रुपीस में यदि आप एक बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो 30 लाख रुपीस का एक बिटकॉइन है, आप सोच लो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज, ठीक है ना। तो आरबीआई रेगुलेट करता है, बस यही कथन गलत है। बिटकॉइन को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता है, खरीदा जा सकता है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत क्या है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता। आगे बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है, तो पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सर्विस प्रोवाइड करता हो, पास उसे कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, बोलना नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है ना। आगे बात करते हैं आईटी एक्ट 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं, मैंने आपको बताया था 4 अनुसूची हैं और 13 धारा हैं, लगभग 94 के आसपास खंड हैं, ये भी अपने को पता होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आज तक साइबर क्राइम से रिलेटेड जो आर्टिकल था, इसका जो धारा है वो धारा कौन सी है, 66A है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भाषा आती है प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है, ठीक है, किसी भी डेटा को प्रोग्राम करने के लिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोलॉग जो कहना चाहिए, ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है आईटी एक्ट अधिनियम 2000 की धारा 66F, अब भी आपको बताया था, सबसे पहले चर्चा था, साइबर आतंकवाद अधिनियमों के लिए दंड क्या है। मैंने आपको बताया था ये दंड आजीवन कारावास का है, ध्यान रखेंगे, है ना। यदि आप कोई भी साइबर क्राइम करते, साइबर अपराध करते हुए पकड़ाए जाते हो तो अधिकतम सजा आपके लिए जो है आजीवन कारावास की है, ये ध्यान रखना है, ठीक। और इसी चीज को जो साइबर आतंकवाद है, ये अभी तो बहुत चर्चा में भी रहा है 66 से। अभी हाईकोर्ट ने सर कहना चाहिए अपने जो न्यायालय है, उस न्यायालय ने अभी संशोधन के बाद में इसको आर्टिकल 19 एक जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार है, इसको रेप्लिकेट कर रहा था, तो इसके लिए इसको इनवैलिड ठहराया था, अवैध ठहराया था कि ये उनका अधिकारों को छीनता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चर्चा में बना हुआ था। बात करें हैक्टिविज्म क्या होता है, क्या होता है हैक्टिविज्म, क्या होता है, तो सीधे उत्तर देखते हैं, पॉलिटिकली या सोशली उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का काम क्या कहलाता है, हैक्टिविज्म कहलाता है। हैक करना पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज के थ्रू, कि भी किसी मंत्री का कोई सिस्टम हैक हो जाए और उसकी सारी बातें बाहर निकल के आ जाए, वो हैक्टिविज्म कहलाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं वायरस जीवन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं होता है। वायरस के जीवन चक्र में, वायरस का जीवन चक्र बिल्कुल सही बात है, स्टार्ट, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन सही करेंगे, ये ऑप्शन गड़बड़ है, यहाँ सही जो होता है वो अपने को ध्यान रखना है कि स्टार्ट जो होता है बस वो नहीं होता है ना, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट के बाद ट्रिगर, ट्रिगर करना, एक्सिक्यूशन, ये तीनों होते हैं, स्टार्ट नहीं होता। वायरस डॉर्मेंट होता है, ट्रिगर होता है, एग्जीक्यूट होता है, मतलब एंट्री करना, डॉर्मेंट, ट्रिगर करना कि कब उसको अटैक करना है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना। ट्रिगर जो वायरस होते हैं ये पर्टिकुलर किसी डे, किसी इंपॉर्टेंट डेट के आधार पर, जैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई वायरस यदि निकल जाता है, ऐसी कोई घटना वाले दिनों में जो वायरस एक्टिवेट होता है वो ट्रिगर करना कहलाता है, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना। एग्जीक्यूशन जब वो अपना काम करने लगता है वायरस, ठीक है, सिस्टम को इंपैक्ट करना, जो भी जिस यूज से आया वो चीज़ है, ठीक।
तो ये ध्यान रखना, स्टार्ट इसके चरण में नहीं आता है वायरस के। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रचलित एंटीवायरस का उदाहरण है? एंटीवायरस, वर्म तो वायरस है, सीजर नहीं है, इनक्रिप्टेड वायरस नहीं, बिट डिफेंडर। बिट डिफेंडर क्या है? एंटीवायरस है। इसके अलावा नॉर्टन है, आपने सुना होगा, नेटस्केप है, इसके अलावा अवास्ट आपने सुना होगा, है ना। ये सब क्या? नॉर्टन, नेटस्केप, अवास्ट, कैस्पर्स की, ठीक है, ये सब क्या है? एंटीवायरस के उदाहरण है। बिट डिफेंडर भी क्या है? एंटीवायरस है, ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की कॉपी करता है? रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट क्या कहलाता है? कंप्यूटर वॉर्म कहलाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वॉर्म क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेट होता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, रूट किट अपन ने पढ़ा ही था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंध कर देता है उसके लिए, ठीक है, ये अपने को भूलना नहीं है। आगे बढ़ जाएं, कौन सा युग में इंटरनेट सेवा और उससे संबंधित प्रोटोकॉल का गलत तरीका है? तो टेलनेट टीसीपी है, सही बात है। HTTP नहीं, HTTP-IP ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो यही गलत है, बाकी सब सही है ना। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू काम करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पर काम करता है, ना कि डोमेन नेम सिस्टम पे, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, क्लियर बात। तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। यही आपका आखिरी प्रश्न था। यहां पर आपके टोटल जो है 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी या नहीं हुई होगी, और जो भी एक्सप्लेनेशन है ये चीज़ें, यदि आपको और भी कुछ लगता है तो आप बेहिचक होकर के कमेंट कर सकते हैं। कमेंट को देखा जाएगा और जो भी उसके लिए आपके लिए होगा हम उसको करेंगे, ठीक है, जो भी जरूरी होगा, ठीक है। तो बने रहिए और ज्वाइन करिए। आपको यदि टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगती है तो बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस और आगामी सारे टेस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।